आज का जो युग चल रहा है वो न जाने कितनी बीमारियों से भरा हुआ है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई बीमार ना हो, और बीमारियां भी ऐसी जो बहुत गंभीर भी होती हैं। ऐसे में हम ना जाने कितने तरह के इलाज कराते हैं। ऐसी एक जानकारी आप तक लेकर आया हूं। नमस्ते भारत, मैं हूं शेखर दास और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/365 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दर्शकों, आपको बता दें, आज हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे फिजियोथेरेपी से संबंधित। क्या होता है फिजियोथेरेपी, क्या लाभ होते हैं और कैसे इसमें सावधानी रखनी होती है। इसके लिए हम अपने साथ हमारे आज प्लेटफॉर्म पर हैं डॉक्टर राकेश, जो कि फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं और इनकी एक अपनी अलग पहचान है इनके काम को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24/365 के पेज पर। सर, आज हमारे दर्शकों को आपके द्वारा हम जानकारी देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है इसके लाभ और किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। फिजियोथेरेपी बेसिकली फिजिकल एजेंट के द्वारा किया जाने वाला इलाज है, जिसमें हम फिजिकल एजेंट हीट, आइस और कुछ फिजिकल एजेंट जैसे करंट होते हैं और वेव होते हैं, इससे हम इलाज करते हैं फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी का दायरा जो डेली रूटीन का काम लोग कर रहे हैं, आज की डेट में जो नया तरीका आया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, उसमें बहुत सारी बीमारियां और दायरा इसका बढ़ गया है। मांसपेशी और नसों की इतनी प्रॉब्लमें हो रही, इतनी दिक्कतें हो रही, इतनी समस्या हो रही लोगों को, और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि हम नियमित रूप से न तो व्यायाम करते हैं, न तो नियमित रूप से घूमने जाते हैं। लोगों पे काम का इतना प्रेशर है, मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ कार्डियक नहीं कर सकते, कुछ फिजिकल वर्क नहीं है, सिर्फ सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर का इतना काम है, मोबाइल से हम काम कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल गर्दन झुका के फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, जिसके कारण, जिस गलत पोस्चर और गलत तरीके के कारण, गलत तरीके से काम करने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। हम मांसपेशी को रिलैक्स करते हैं, मांसपेशी को टोन अप करते हैं, मजबूत करते हैं, जिससे ये समस्या का समाधान हो जाता है बिना दवाई के। आपने बताई कुछ बातें, इनमें सीधा एक सवाल जानना चाहूँगा कि किन किन बीमारियों पे फिजियोथेरेपी का लाभ होता है। अगर कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनसे लेकर आमजन जो होता कंफ्यूज होता है कि ये क्या कोई गंभीर बीमारी है, क्या इस बीमारी में फिजियोथेरेपी होगा कि नहीं, किन किन मामलों में फिजियोथेरेपी का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, फिजियोथेरेपी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत सारी बीमारियों में, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी के जितने पेशेंट होते हैं सबका फिजियोथेरेपी से लाभ होता है और फिजियोथेरेपी से ही ठीक होता है। इसी तरह कई एक तरह के ऑर्थोपेडिक की बीमारियां हैं, जैसे मांसपेशी खिंच जाना, स्लिप डिस्क हो जाना, घुटने की इंजरी हो जाना, कंधे जाम हो जाना, जिसको फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं हम, कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल की जितनी प्रॉब्लम है, कमर की दर्द की प्रॉब्लम है, घुटने दर्द की, एंकल मुड़ जाने की प्रॉब्लम है, तो इन सब में फिजियोथेरेपी के लाभ के द्वारा ही मरीज़ ठीक होता है। इसके अलावा अब फिजियोथेरेपी का दायरा तो जो हार्ट का ऑपरेशन होता है उसमें भी फिजियोथेरेपी का दायरा बहुत ज़्यादा रोल है, उससे लाभ होता है। बर्न हो जाने के बाद मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करने में। इस तरह से फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा दायरा है आजकल। नसों की प्रॉब्लम जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेरेब्रल एटेक्सिया है, पार्किंसन है, जीबीएस सिंड्रोम है, इन सब में फिजियोथेरेपी से बहुत ही लाभ होता है। आपने 3 ऐसी समस्याओं का नाम बताया जो कि बहुत ही आम हैं और लगभग कहेंगे कि काफ़ी मात्रा में लोगों को होती है। सबसे पहली बताई आपने सर्वाइकल, दूसरा बताया कमर दर्द और तीसरा आपने बताया घुटनों का दर्द। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़रा इन तीनों समस्याओं के बारे में बताएं और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जो सर्वाइकल है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, जिससे लोग समझ पाएँ, क्योंकि इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं और तरह तरह से लोगों से इलाज कराते हैं पर कहीं इलाज नहीं हो पाता। सर्वाइकल का फिजियोथेरेपी में क्या संबंध है और किस तरीके से मददगार है। बेसिकली सर्वाइकल जो है ये हमारे मांसपेशी को
कमज़ोर होने के कारण होता है। मांसपेशी कमज़ोर कई कारण से हो सकता है। मांसपेशी कमज़ोर, हम गर्दन झुकाने का अगर लगातार काम करते रहें और जो गर्दन को सीधा रखने वाली मांसपेशी उसका हम मजबूत नहीं करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। अब इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें कई एक बार एक्सरे कराने से पता चलता है कि हमारी गर्दन की हड्डियाँ बढ़ गई। तो जो गर्दन की हड्डियाँ बढ़ने की दिक्कतें हैं, ये हमारे शरीर का नेचुरल फिनोमिना है। ये डिजेनरेटिव चेंजेज हर किसी के उम्र के हिसाब से आती ही आती है। लेकिन अगर आपकी मांसपेशी कमज़ोर है, आप उसको मजबूत नहीं कर रखे हैं, गलत पोस्चर में ही हमेशा आप गर्दन को यूज करते हैं, तो ये दिक्कतें होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। अब इसमें गर्दन की दिक्कत अगर हो गई, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, तो इसको फिजियोथेरेपी से ठीक करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले जो मांसपेशी अकड़ जाती है उसको रिलैक्स करते हैं। उसके बाद तरीका यह है कि मांसपेशी को मजबूत करने की एक्सरसाइज हम करें। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ये दिक्कतें समाप्त हो जाती है। घुटने वाली दिक्कत जो है, घुटने की दिक्कत जो है, हम ओवरवेट और जो लाइफस्टाइल है कि हम बहुत ज़्यादा घुटने को बेंड करके हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि घुटने 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बेंड करके यूज करते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, 4-4 मंजिल पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन घुटने को, मांसपेशी को मजबूत करने की एक्सरसाइज बिल्कुल एक बार भी नहीं करते। उनके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है, 90% हो जाती है। कमर दर्द का भी सेम पोजीशन यही है कि हम कमर का खूब यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए उसको मजबूत करने की नियमित तौर पे कोई भी कसरत और व्यायाम नहीं करते, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। खासकर उन लोगों की ज़्यादा होने की समस्या होती है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब 6 फीट है, और डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं, सपोज सेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके हाइट के हिसाब से चीज़ें नहीं बनी हुई है। वो गर्दन कमर से ज़्यादा झुका के काम कर रहे हैं और मांसपेशी मजबूत करने की कोई एक्सरसाइज करते नहीं, व्यायाम करते नहीं, जिसके कारण कमर में भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। कई एक बार यही चीज़ें जो है लंबे समय में जाके स्लिप डिस्क बन जाती है, जिसके कारण सियाटिका बन जाती है, जिसके कारण ये दर्द पैरों में आने लगती है, सुन्न होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो रोज़मर्रा काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो घर की महिला है, चाहे ऑफिस है, चाहे कहीं पे भी है, जहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ की जो टेबल्स हैं या जो भी व्यवस्था है, सेल्फ है, जो भी है, उसको हाइट के हिसाब से बनाया जाए जिससे काम करने में आसानी हो। कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं। ये तो है ही, लेकिन इसका सबसे मूल कारण जो है कि हम गर्दन, कमर, घुटने, इनका डेली रूटीन के कामों में, बैड पोस्चर के कामों में खूब यूज करते हैं। लेकिन इसको मजबूत रखने के लिए, सपोज एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 6-8 घंटा कंप्यूटर पे काम करना उसका ज़रूरी है। पूरा लाइफ वो कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर पे ही काम करेगा। लेकिन गर्दन को मजबूत करने के लिए सुबह में अगर 10 मिनट, 15 मिनट रूटीन में एक्सरसाइज करे तो इसको गर्दन दर्द होने की दिक्कत ही नहीं आएगी। ये रूटीन में हम जो कसरत और व्यायाम करते हैं वो अपनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसको इतना मजबूत रखें कि कंप्यूटर का हम 8 घंटा काम कर पाएँ, उसके बाद भी हमारे गर्दन में दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला शरीर के जिस अंग का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, गर्दन का है, चाहे कमर का है, चाहे घुटनों का है, तो उसकी एक्सरसाइज भी ज़रूर करे जिससे उसमें मजबूती रहे। बिल्कुल, जो स्पेसिफिक अगर हम कोई काम इस तरह कर रहे हैं जिसमें कि हमको गर्दन झुका के ही काम करना है, तो उसके लिए आप गर्दन को मजबूत करके रखें ताकि आप वो काम करने के बाद भी आपके गर्दन में दिक्कत नहीं आ सके। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप नियमित रूप से जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई झुकने का काम ही कर रहे हैं तो आप कमर को और गर्दन को मजबूत करने की एक्सरसाइज रूटीन में करें ज़्यादा, ताकि आप उस काम करने के बाद भी आपका कमर और गर्दन हेल्दी रहे। जी,
हम बात कर रहे हैं इस वक्त कमर दर्द की, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की, हम कर रहे हैं घुटनों की, तो कई बार इनके मामले इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि ऑपरेशन तक की बात आ जाती है। तो कुछ मामलों में आप क्या कुछ ऐसा उजागर कर पाएंगे कि ऑपरेशन ना करवा के फिजियोथेरेपी से भी वो ट्रीटमेंट हो सकते हैं? ऐसे कौन से मामले हैं? कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। जैसे स्लिप डिस्क के कुछ स्टेजेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होते हैं स्लिप डिस्क के प्रोलैप्स, दूसरा प्रोट्रूजन। इन 2 केसेज में फिजियोथेरेपी कराने से लाभ मिलता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है। कई एक बार देखा यह जाता है कि पेशेंट को समय नहीं होता है और जल्दबाजी में वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन इसके बाद के जो स्टेजेज हैं उसमें सर्जरी की नीड होती है। अगर नस पे बहुत ज़्यादा दबाव है, डिस्क बिल्कुल स्लिप करके नस पे ही चला गया, पैर सुन्न हो गया, बहुत ज़्यादा रेडिकुलाइटिस है, तो उन केसेज में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आमतौर पे जो पहले और दूसरे कंडीशन हैं उसमें फिजियोथेरेपी से बहुत ही लाभ होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। सेम इसी तरह से घुटने में भी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, तो अगर घुटने की बहुत मांसपेशी हम मजबूत करें तो नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। बहुत अगर वेट हम कंट्रोल करके रखें, बहुत ज़्यादा वेट ना हो, खूब वॉक करें, लेकिन वेट हमारा अगर बहुत ज़्यादा मांसपेशी घुटने की मजबूत नहीं है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो कुछ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसके कारण हम घुटने को हेल्दी रख सकते हैं। आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी से संपर्क करना चाहिए और वो अच्छे से ट्रीटमेंट और मजबूत करने की एक्सरसाइज उनसे सीखना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, सर्जरी से बचा जा सकता है। अच्छा, एक मामला और देखने को आता है, आज का जो युवा है वो मसल्स बनाने में फिल्मों को देखकर या कुछ वैसे देखकर बनाने के लिए क्या करता है, हैवी वेट उठाता है और कई तरह के प्रोटीन्स वगैरह भी लेता है। और हैवी वेट उठाने पर हम बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस तरह फिर वो क्या फिजियोथेरेपी में लाभ उससे मिल सकता है या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रोफेशनल नहीं बनना है तो बहुत ज़्यादा वेट उठाना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं। बेसिकली मसल्स को टोन अप करने के लिए एंडोरेंस कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। आप 1 केजी उठाइए वेट हाथ से, लेकिन उसको होल्ड कीजिए, होल्डिंग बढ़ाइए, ना कि 50 केजी उठाइए। 50 केजी, 60 केजी, 100 केजी वेट उनको उठाना फ़ायदेमंद है जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वेट लिफ्टर बनना चाहते हैं। हम आम रूटीन में अगर मांसपेशी को टोन अप करना चाहते हैं तो आपको 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी ही सफिशिएंट है। उसकी एंडोरेंस कैपेसिटी बढ़ाने से मसल्स बिल्डअप होता है, टोन अप होता है। हमारे डेली रूटीन में मांसपेशी को मजबूत रखने के लिए इतना ही ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई वेट ज़्यादा उठा के इंजरी करके आते हैं तो उसका भी फिजियोथेरेपी में बहुत ही लाभ मिलता है, ठीक हो जाता है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि जो लोग या तो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो वो हैवी लोड उठाए, नहीं तो वो आम व्यायाम करके अपना ध्यान रखें और हैवी लोड की तरफ ना जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100 केजी 150 केजी वेट उठाइए। वो सिर्फ उनके लिए जो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर बनना चाहते हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए। आम आदमी जो डेली रूटीन में नॉर्मल लाइफ जी रहा है उसके लिए 1, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी वेट उठा के अपने शरीर के मांसपेशी को मजबूत करके रख सकता। उसको जो है होल्डिंग कैपेसिटी, एंडोरेंस कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए जिससे मसल्स मजबूत होंगे, ना कि वेट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे डॉक्टर साहब जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि इन्हें थोड़ी आने में देरी हुई है। ऐसी क्या समस्या हैं जिसे आमजन पहचान जाएं कि हाँ भाई ये समस्या वो हो रही है और हम अपना ट्रीटमेंट कराएं? फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट बन सकता है और अगर हमने देरी करी तो ये ऑपरेशन तक भी जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें, क्या जानकारी आप हमें देंगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इंजरी हो गया जिनका, और वो जो है ना तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, ना तो एक्सरे कराते हैं, ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो पट्टी कराने वाले के पास जाते हैं, मालिश करने वाले के पास जाते हैं और वो ख़राब करके आते हैं। इन मरीजों को बिल्कुल बचना चाहिए। आपको कहीं भी इंजरी हो गया, चोट लग गया, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आप प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे संपर्क करना चाहिए, ना कि
मसाज करने वाले, देसी पट्टी करने वाले, देसी इलाज करने वाले से बचना चाहिए। उनसे बहुत सारी समस्या बढ़ जाती। कुछ केसेज में हो सकता है फ़ायदा भी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेज में उनसे नुकसान ही होता है। और कई एक बार तो ऐसी समस्या बना देते हैं वो कि ना तो फिजियोथेरेपी से लाभ मिल सकता है, अब सीधे ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। कई एक केसेज में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, इतना इस लेवल तक ख़राब कर देते हैं। तो लोगों से अपील है हमारा कि देसी पट्टी करने वाले और मालिश करने वाले से आप बचें। सबसे पहले आप क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, क्वालिफाइड हड्डी वाले डॉक्टर, अगर इस तरह से हड्डी से रिलेटेड अगर इंजरी हुई है या नसों से रिलेटेड इंजरी हो तो नस वाले डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, उनके संपर्क में आना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, ना कि देसी पट्टी करने वाले और मालिश करने वाले के पास जाएं। लेकिन हमने देखा है कि जो देसी पट्टी वाले हैं इन्होंने बड़े बड़े दावे किए होते हैं बोर्ड पर लिखकर, तो क्या समझ सकते हैं कि एक तरीके से फेक होता है या सभी मामलों में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है? नहीं, इनका ना कई एक बार हम ये देखने को मिलता है कि देखिए ये उनके पिताजी कर रहे थे देसी पट्टी या वैद्य जी थे, अब वो पिताजी चले जाने के बाद उनके बच्चे करने लगे। जबकि ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि जब उनके पिताजी कर रहे थे ना, तो हमारे मेडिकल साइंस इतना रूरल एरिया में पहुंच नहीं थी, इसलिए लोग जाते थे। अब तो आप छोटे छोटे रूरल ब्लॉक लेवल पे भी आपको क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाएंगे। लोगों को बचना चाहिए, ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए। वो आपके ना कि आपकी बीमारी को खाली ठीक करेंगे, आपके उस बीमारी से जो नुकसान होने वाले हैं उससे भी आपको बचाएंगे। तो इसलिए हमेशा मेरा सलाह तो ये है कि हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर पहुँचे हुए हैं सब जगह, रूरल एरिया में भी अब हैं, सब डिवीज़न लेवल पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर हैं, न्यूरो वाले डॉक्टर हैं, ENT वाले डॉक्टर, सारे पहुँचे हुए हैं। तो लोगों को बचना चाहिए अनक्वालिफाइड डॉक्टर के से सलाह लेने के लिए। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आशा करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। चलते चलते हम आपसे एक मैसेज और लेना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करें आमजन? अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित रूप से कसरत और व्यायाम पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए। 40 से ज़्यादा उम्र वाले को कैल्शियम रिच डाइट बढ़ाना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छी पौष्टिक आहार लीजिए, स्वस्थ जीवन आपका रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी और महत्वपूर्ण लग रही है तो शेयर ज़रूर करें जिससे लोगों को लाभ मिल पाए। तो दर्शकों, अपनी इस कवरेज को मैं यहीं विराम करता हूँ। शहर की महत्वपूर्ण खबरों और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें।